हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अंकुश गर्ग। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सा पेपर 23 जनवरी को जो शिफ्ट 1 का मेंस का पेपर हुआ था उसको, मैथमेटिक्स का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। ठीक है, मार्क्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है और फ्रिक्वेंसी दे रखी है। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो देखें। मीडियन ऑफ द ग्रुप्ड डाटा बी 14 विद द मीडियन क्लास इंटरवल। अच्छा, मीडियन क्लास इंटरवल भी दे रखा है 12 to 18। ठीक है, तो कुछ मीडियन क्लास है अपने पास, तो ये 12 to 18 अपनी क्या है, मीडियन क्लास है। ठीक है, और मीडियन क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, 12 है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मार्क्स आर लेस देन 12 इज 18। मतलब अगर मैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की बात करूं तो वो 12 से 18 के ऊपर के लिए कितनी है, 18 है। ठीक है, ठीक है, और मुझे दिया है मीडियन भी दिया हुआ है, तो इसके लिए अपन जानते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो मीडियन का फॉर्मूला कितना होता है, एल प्लस, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, अपॉन एफ इंटू एच। एल आप जानते हैं, मीडियन। अब वन बाय वन देखते हैं क्या क्या गिवन है हमें। मीडियन कितना दिया हुआ है, 14, तो एम की जगह कितना डाल दिया, 14। एल होता है बेटा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो दिस इज मीडियन क्लास, लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, 12 प्लस एन बाई 2, ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है, माइनस सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इज 12। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास और सी का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस ऑफ मीडियन क्लास। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो कितनी होगी, 18, फ्रीक्वेंसी अपने पास कितनी होगी, 12 इंटू एच कितना होता है, क्लास इंटरवल, दिस इज क्लास, और क्लास इंटरवल कितना है, 6। क्लास इंटरवल कितना हो गया, 6। सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा, सिंप्लीफाई करते रिक्वायर जो भी अपने को चाहिए वो आ जाएगा। चलिए तो कितना ही आ रहा है देख लें। चलो तो ये 14 हो गया इक्वल्स टू 12 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा 2, तो ये कितना हो जाएगा n बाई 4, और माइनस कितना हो जाएगा 9। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूँ इसको मैं, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 3 इधर बचेगा तो इधर कितना बचेगा, 11 इक्वल्स टू n बाई 4, n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 44। आई थिंक सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, आंसर 44 है बिल्कुल। फॉर्मूला मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n बाई 2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास विच इज 12, n फाइंड आउट करना है, C cumulative frequency previous the median class which is 18, and F frequency of median class which is 12। ठीक, और H क्लास इंटरवल 6, 12, 18 डिफरेंस 6। सिंप्लीफाई किया अपन ने, और सिंप्लीफाई करते हैं, इनकी वैल्यू कितनी आएगी, 44 आ गई। चलिए सिंपल सवाल था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। One die is two faces. One die has two face marked 1, two face marked 2, one face marked 3 and one face marked 4. Another die has two face. अच्छा, दो डाई हैं जिनको फेंका जा रहा है, उन पे अलग अलग मार्किंग है। The probability of getting the sum of the numbers to be 4 और 5। तो जो नंबर्स का सम है वो 4 या 5 आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है when both the dice are thrown together। ठीक है, तो डाइस 1 के लिए बात करता हूं मैं। डाइस 1 के लिए मेरे पास दो फेस पे 1 है, मतलब दो बार 1 आ सकता है। टू फेस पे 2 है मेरे पास, वन फेस पे 3 है, वन प्लेस पे 4 है। और अगर मैं डाई 2 के लिए बात करूं, डाइस 2 के लिए, तो उस पे क्या क्या है बेटा, वन फेस 1, ठीक, टू फेस मार्क 2, तो 2 बार 2 आ सकता है, टू फेस मार्क 3, 2 बार 3 आ सकता है, वन फेस मार्क 4, एक बार 4 आ सकता है। अब प्रोबेबिलिटी सम मुझे 4 और 5 चाहिए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 4 और 5, तो इसमें दो केस आ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 5। इंटरसेक्शन तो होगा ही नहीं, एक साथ 4 5 दोनों तो आ नहीं सकते, तो इधर 4 आएगा या तो फिर 5 आएगा। अब सम 4 आने के देखो क्या क्या केसेस हो सकते हैं भाई। दो डाइस का सम 4 कब कब आ सकता है भाई, इसके 1 के साथ उधर 3 आ जाए, तो या तो 1, 3 आ जाए बेटा, फिर 3, 1 आ जाए,
और क्या आ जाए बेटा 2,2 आ जाए, 3 केसेस बनेंगे। अगर मुझे सम 4 चाहिए तो 3 1 आ जाए, 1 3 आ जाए और 2 2 आ जाए। अब 1 3 मतलब फर्स्ट डाई पे 1 आना, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, टोटल केस कितने हैं 6, उसमें से 2 सेम है तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6। इसी तरह सेकेंड डाई पे 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा 2/6, ये पहला केस हो गया आपका। फिर फर्स्ट डाई पे 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, सेकेंड डाई पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 प्लस 2 के लिए यहाँ कितनी हो जाएगी 2/6 और यहाँ भी कितनी हो जाएगी 2/6। सम 5 आने के लिए बात करें बेटा, तो सम 5 आने के लिए देखिए कितने केस बनेंगे। अगेन सम 5 आने के लिए आपके पास फर्स्ट डाई पे 1 आ जाए, इस पे 4 आ जाए बेटा, या फर्स्ट डाई पे 4 आ जाए, सेकंड पे 1 आ जाए, फिर 2 आ जाए बेटा, 3 आ जाए, या 3 आ जाए 2 आ जाए। टोटल कितने केस बन जाएंगे बेटा इस केस में 4। करेक्ट है। अब इसमें भी तरीका वही होगा, फर्स्ट डाई पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी बेटा 2/6, सेकेंड डाई पे 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 प्लस इस पे 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, इस पे 1 आने की 1/6, इस पे 2 आने की बेटा 2/6, इस पे 3 आने की 2/6 प्लस इस पे 3 आने की प्रोबेबिलिटी बेटा 1/6 और इस पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी बेटा 2/6। ये प्रोबेबिलिटी जो लिख रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। जैसे 2/6 क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वेज 6, उसमें फेवरेबल कितने हैं 2, देयरफॉर 2/6। तो देख लेते हैं कितना सम हुआ। नीचे तो कितना हो गया बेटा 36, ऊपर अपन देख लें कितना हो गया 4 4 8 9 10 11 12 12 और 16 17 18, तो ये कितना आ गया 18/36 यानी कि 1/2 आ रहा है। तो करेक्ट है, आंसर भी कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो सिंपल सवाल था बेटा प्रोबेबिलिटी का। आइदर सम 4 और 5 लिखा हुआ था, सम 4 वाले 3 केस आ गए, सम 5 वाले 4 केस आ गए, सारों का हमने प्रोडक्ट प्लस कर दिया। ये प्रोडक्ट और प्लस अपन किससे कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन एडिशन रूल जो हमने पढ़ा है उसी से कर रहे हैं। करेक्ट है। चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 में क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आ रहा है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन देन लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू। तो ये तो वेल नोन क्वेश्चन है बेटा, हर पेपर में आता है ना। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, दो तरीके हमारे पास होते हैं, या तो हम डिटर्मिनेंट से जाएं, तो डिटर्मिनेंट से जाएंगे तो डेल्टा 0 करना पड़ेगा बेटा, और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इनको भी क्या करना पड़ेगा 0। थोड़ा सा ये प्रोसेस लंबा जाता है, या इसके बेहतर एक ऑप्शन होता है कि हम किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, प्लेन का। अगर इन 3 प्लेन से मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए तो फिर मैं किसका इस्तेमाल करता हूँ, अल्फा P1 प्लस बीटा P2 इक्वल्स टू कितना P3। यहाँ थोड़ा सा हमारा डिटरमिनेंट सोल्व करने की मेहनत क्या हो जाती है, बच जाती है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आप इसी को प्रायोरिटी दें, तो इसमें थोड़ी सी अपनी मेहनत कम होती है। तो दिस इज प्लेन P1, दिस इज प्लेन P2 एंड दिस इज प्लेन P3। तो अल्फा P1 अल्फा P1 बीटा P2, तो x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे बेटा, y का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, z का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट टर्म कंपेयर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले x का कोफिशिएंट कंपेयर करता हूं, तो x से मल्टीप्लाई होगा ये, तो अल्फा लैम्डा -1 प्लस बीटा P2 में कितना हो जाएगा बेटा लैम्डा इक्वल्स टू P3, P3 में कितना है लैम्डा +1। कोफिशिएंट ऑफ x कंपेयर किया, यस और नो, कंप्लीट है। कोफिशिएंट ऑफ y कंपेयर करते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा अल्फा लैम्डा -4 बीटा लैम्डा -1 इक्वल्स टू गामा अल्फा लैम्डा -1 बीटा लैम्डा +1, फिर अल्फा लैम्डा -4, इसमें y का कोफिशिएंट कितना है बीटा लैम्डा -1 और लैम्डा +2, और z का कोफिशिएंट कंपेयर करूं बेटा तो अल्फा लैम्डा प्लस बीटा लैम्डा -4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस के लैम्डा +2, और कांस्टेंट टर्म कंपेयर करूं बेटा तो 5 अल्फा प्लस 7 बीटा इक्वल्स टू कितना हो रहा है 9। आपको अगर डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है बेटा तो आप P1 की जगह इस प्लेन को रख दीजिए, P2 की जगह इस प्लेन को रख दीजिए, P3 की जगह इस प्लेन को रख दीजिए, और फिर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए। अब यहाँ रिलेशन आ गए अपने पास, 4 अननोन ऑलरेडी सिर्फ 3 है, अल्फा बीटा और गामा, तो अल्फा बीटा गामा निकाल लेंगे। चलो तो देखो मैं इससे निकाल लेता हूँ। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूँ बेटा, दिस माइनस दिस करूँ, तो देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 अल्फा
दिस माइनस दिस कर रहा हूँ दिस माइनस दिस करूंगा तो प्लस के बीटा, और दिस माइनस दिस करूंगा तो कितना हो जाएगा -1। ये मेरे पास 1 है बेटा, ये 2 है, 1 और 2 को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैं, तो मेरे पास अल्फा बीटा दोनों निकल जाएंगे बेटा। इसको मैं आप चाहेंगे तो 3 नाम दे देते हैं। तो 1 और 2 को मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो अल्फा और बीटा मेरे पास निकल के आने वाले हैं। कर लूँ मैं? चलिए, तो बीटा की वैल्यू इसमें डाल देता हूँ। तो 5 अल्फा तो है ही मेरे पास, प्लस 7 बीटा की जगह कितना डाल दिया बेटा, -1 -3 अल्फा इक्वल्स टू कितना हो गया 9। तो ये कितना हो गया बेटा, 5 अल्फा -7 -21 अल्फा इक्वल्स टू कितना हो गया 9। तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा 16 अल्फा, माइनस के 16 अल्फा इक्वल्स टू कितना हो गया 16, अल्फा कितना आ गया -1। अल्फा की वैल्यू -1 यहाँ पे डाल दीजिए बेटा, तो बीटा कितना आ जाएगा मेरे पास 2। अल्फा -1 आ गया बेटा, बीटा 2 आ गया। अल्फा -1 तो -3 उधर जाएगा +3, तो कितना बचेगा 2। और अल्फा बीटा की वैल्यू आप इक्वेशन 3 में यूज कर लीजिए, बस इतना सा काम करना है आपको। इक्वेशन 3 में मैं अल्फा बीटा यूज कर रहा हूँ बेटा, तो अल्फा कितना है मेरा -1, देन दिस इज माइनस लैम्डा, और बीटा कितना है 2, तो प्लस के 2 लैम्डा माइनस के 8 इक्वल्स टू कितना है माइनस लैम्डा और -2। सिंप्लीफाई कर लूँ, ये कैंसिल हो गया बेटा, 2 लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ गया 6, लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ गया 3। फाइनल आंसर इज लैम्डा इक्वल्स टू 3। अच्छा नहीं, वैल्यू लिखा नहीं, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा कितना होगा 3 स्क्वायर प्लस 3, 9 और 3 12। देखिए वन ऑफ द आंसर इज 12, यस। तो ये भी कर सकते थे बेटा अगर आपको ये आता है, बट मुझे लगता है थोड़ा सा लेंथी जाता है, क्योंकि आपको 4 डिटरमिनेंट 0 करने पड़ेंगे और कॉमन वैल्यू देखनी पड़ेगी लैम्डा की, जिसपे चारों एक साथ क्या हो 0। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है एज कम्पेयर टू, ये थोड़ा सा आसान होता है। 3 या 4 इक्वेशन बनती है, सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ तो एक अननोन है, 2 अननोन वाले सवाल में भी यही मेथड थोड़ा और आसान पड़ जाता है अपने को, तो बेहतर है आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में इसी मेथड को यूज करें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। चलिए, ओहो, एडजॉइंट इनवर्स की प्रॉपर्टी कुछ इस्तेमाल करवा ली क्या। इफ ए एंड बी एंड दिस आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन द इनवर्स ऑफ दिस इज, करेक्ट है बेटा। इस मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए अपने को, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स बी, इस पूरे का क्या चाहिए। अच्छा ये इनवर्स है, इसका इनवर्स चाहिए। तो देखो बेटा 3 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट पे इनवर्स लगा हुआ है, तो तीनों पे अलग अलग लग जाएगा, लेकिन ऑर्डर क्या हो जाएगा चेंज। तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो सबसे पहले बी रिवर्स हो जाएगा, बी का इनवर्स, इस पे इनवर्स का इनवर्स है, तो ये इनवर्स हट जाएगा बेटा, तो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स, ठीक है। और इस ए पे इनवर्स लगेगा तो कितना हो जाएगा ए इनवर्स। इस स्टेप में कोई दिक्कत, ये बेटा वो चीज़ की है अपन ने कि जैसे एक्स वाई जेड का इनवर्स होता है, तो इसको हम जेड इनवर्स वाई इनवर्स एक्स इनवर्स लिख देते हैं, वो चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई की है। अब एक प्रॉपर्टी और मैं यूज़ कर लेता हूँ बेटा, अपन ये जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स चाहिए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को मैं यूज़ करूँ बेटा, तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स का इनवर्स कितना हो जाएगा ए, एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स और बी इनवर्स का इनवर्स बी इंटू कितना हो जाएगा ए इनवर्स। ये तो कांस्टेंट है बेटा, तो इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये बी इनवर्स भी मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स भी मल्टीप्लाई कर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स ये तो ये हो गया, बी इनवर्स हो गया, ए हो गया, और इधर से ये ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स हो जाएगा। इसी तरह डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बी इनवर्स बी और ए इनवर्स, बी इनवर्स भी मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ए इनवर्स भी मल्टीप्लाई कर दिया, ऑर्डर चेंज नहीं किया, लेकिन कांस्टेंट को अपन ने क्या कर लिया बाहर ले लिया। तो अब देखो क्या मैजिक, ए इनवर्स कितना हो जाएगा आई, बी बी इनवर्स कितना हो जाएगा आई, और आई को किसी से भी मल्टीप्लाई करो कितना होता है आई, वो मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा अगर आई इंटू, तो आई इंटू बी इनवर्स कितना बचेगा बी इनवर्स, तो ये हो गया बेटा बी इनवर्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस
ये कितना हो गया बेटा, ए इनवर्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये नीचे आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ। और इसका एलसीएम ले लूँ मैं, चलो तो इसका एलसीएम ले लूँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी एलसीएम हो जाएगा, तो कितना बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू बी इनवर्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। हो गया मेरा काम। देखें आंसर किस फॉर्म में लिखा हुआ है, आंसर बिल्कुल यही फॉर्म लिखी हुई है बेटा। आंसर देखो, एडजॉइंट ऑफ बी कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू बी इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, तो ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा बेटा। तो सीधी सी एक मेन थंब रूल आया इसमें, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया और फटाफट 3-4 स्टेप में मेरा सवाल हो गया। देख लीजिए आप, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। चलिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट पी बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द दिस देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का सवाल कई बार आता है। ट्राइंगल निकालने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, तो पी क्यू और आर, तो क्यू उसने दे ही दिया, आर उसने दे ही दिया, अपने को क्या निकालना बचा, पी। पी निकाल लेते हैं बेटा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का सवाल है, कई बार पूछा जाता है। एम एक पॉइंट ले लेंगे, इस पे पी ले लेते हैं, एम भी क्या इसने पी दिया है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम हैं पॉइंट हमने ले ही लिया ये वेक्टर हमने ले लिया, एक पॉइंट लेना है इस लाइन पे, तो पॉइंट कितना हो जाएगा 7 लैम्डा प्लस 3 करेक्ट है, कोमा माइनस लैम्डा प्लस 2 करेक्ट है, फिर कितना हो जाएगा -2 लैम्डा -1, ये अपने पास क्या आ जाएगा पॉइंट। तो अब ये जो पी क्यू होगा ये इस बी के क्या होगा परपेंडिकुलर, तो पी क्यू डॉट बी कितना हो जाएगा 0, पी क्यू डॉट बी कितना हो जाएगा 0। अब पी क्यू डॉट बी 0 हो जाएगा तो देखें इसको, पी क्यू डॉट बी 0 है बेटा, है ना, तो पी क्यू बी कितना है 7, अब पी क्यू तो क्यू माइनस पी कर दे बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 10 -7 लैम्डा -3 करेक्ट, -1, और इधर देखें तो -3 प्लस लैम्डा -2 करेक्ट, और ये -2 लिखें तो इधर कितना हो जाएगा -1, 2 लिया तो ये -1 -2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा और प्लस 1। पी क्यू डॉट बी 0 कर दिया, पी क्यू के पोजिशन वैक्टर लिख लिया बेटा अपन ने, x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 इक्वल्स टू कितना कर दे 0, परपेंडिकुलर है तो पी क्यू डॉट बी 0 कर दिया। तो देखिए कितना हो गया बेटा ये कितना हो जाएगा प्लस का 7 तो 49 माइनस कितना हो जाएगा 49 लैम्डा करेक्ट है, इधर कितना हो गया ये प्लस का 5 माइनस के लैम्डा, ठीक, इधर ये 1 से 1 कैंसिल बेटा, तो कितना हो जाएगा माइनस के 4 लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 49 और एक ये 54, ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 54 और लैम्डा भी कितना हो गया 49 50 54 लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो गया 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। अब लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई अपने पास, चलो एक काम ये हो गया, तो लैम्डा 1 डाल देंगे तो पी के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, यहाँ पे लैम्डा 1 डाल दो तो बेटा कितना आ जाएगा ये पी के कोऑर्डिनेट लैम्डा 1 डाल रहे हैं अपन, तो अगर हम लैम्डा 1 डाल दें हैं तो लैम्डा का 1 डालते ही अपने पास 7 और 3 कितना आ गया 10 आ गया बेटा ये, और ये लैम्डा 1 डाल देंगे तो ये 1 हो जाएगा, लैम्डा 1 यहाँ पे डाल देंगे तो ये -3 हो जाएगा। तो हो गया मेरे पास। अब मुझे पी क्यू आर का एरिया निकालना है, तो पी क्यू वैक्टर निकाल लो बेटा, पी क्यू वैक्टर कितना हो जाएगा क्यू का पोजीशन वेक्टर माइनस पी का पोजीशन वेक्टर, तो 0i प्लस -3 -4j और -1 प्लस 3 तो 2k। एक पी क्यू निकाल ले, एक आर क्यू वैक्टर निकाल लो बेटा, कोई सा भी निकालना है क्यू पी और क्यू आर, तो आर क्यू तो फिर वही क्यू में से किसके पोजीशन वेक्टर हटाऊंगा आर के, तो 10 - 3 7i बेटा, फिर -3 -2 तो -j बेटा, और -1 और माइनस तो माइनस के 2k। तो एरिया कितना हो जाएगा हाफ ऑफ बॉक्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू क्रॉस आर क्यू। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं ये निकाल लूँ बेटा पी क्यू क्रॉस आर क्यू,
तो ये कैसे हो जाएगा, आई जे के हो जाएगा बेटा। वैसे देखो एक इंटरेस्टिंग फिगर भी नजर आ रही है यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, मैं इससे तो कर ही देता हूँ। पी क्यू क्रॉस आर क्यू, तो पी क्यू कितना हो जाएगा 0 -4 और 2, और ये कितना हो जाएगा बेटा 7 -1 और -2। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड अपन यहाँ पे रख देंगे। हालांकि यहाँ पे देखो एक और अच्छी चीज आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर। क्या आप देख पा रहे हैं मेरी तरह ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर? अगर आप ये देख पा रहे हैं तो आपको एक क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की मेहनत भी आपकी बचने वाली है। देखिए देखिए इन दोनों का डॉट 0, ये कितना हो जाएगा +4 और ये -4, तो ये दोनों वेक्टर क्या हो रहे हैं, परपेंडिकुलर। और अगर परपेंडिकुलर है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, तो हाफ बेस इंटू हाइट से आपका एरिया और आसानी से निकल जाएगा। तो आप चाहे तो इसका यूज करें, और नहीं तो फिर ये परपेंडिकुलर है तो आपके पास एक अल्टरनेट और नजर आ जाता है, हाफ, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 16 + 4, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा 49 + 1 + 4। ठीक है, तो डेल्टा आपके पास कितना हो गया √20, और ये कितना हो गया √54 अपॉन कितना हो गया 2। आंसर देख लीजिए किस फॉर्म में दे रखा है, 3√30 टाइप कुछ दे रखा है। तो 54 27, तो 27 और 1 2 इसमें से ले लें तो 2 हट जाएगा, तो इसमें से बचेगा बेटा 10 और इसमें से बचेगा 27, तो इसमें से 3, बिल्कुल बेटा 3√30 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप कहोगे कि सर इतनी मेहनत तो मैं यहाँ पी क्यू क्रॉस पी आर निकाल लेता, तो आप वो भी निकाल सकते थे, पर वो एकदम निकालते वक्त दिखा ये परपेंडिकुलर है, तो हाफ बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप ये निकाल लेंगे तो फिर इसके मैग्नीट्यूड से भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए position vector of vertices ABC of a tetrahedron ABC are this and this respectively. The altitude from the vertex D to the opposite face ABC meets the median line segment through an angle triangle ABC at a point E. If the length of AD is this and the volume of the tetrahedron is this, then the position vector of E is। थोड़ा सा बड़ा सवाल दे दिया बेटा, चलो तो फिर तो नया पन्ना खुलना पड़ेगा अपने को, उसी में काम होगा अपने पास। एक टेट्राहेड्रन की बात ही कर रहा है बेटा, है ना? ठीक है, मान लेते हैं ये कोई टेट्राहेड्रन की बात ये कर रहा है, एबीसी बेस में दे दिया इसने। ठीक है, एबीसी के कोऑर्डिनेट मुझे देखने पड़ेंगे। एबीसी के कोऑर्डिनेट क्या है? ए के कोऑर्डिनेट है बेटा मेरे पास, ए के कोऑर्डिनेट है 1 2 1 1 3 -2, 1 2 1 और 1 3 -2। चलिए तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी थी मुझे? तीनों वर्टेक्स दे रखे थे बेटा, एबीसी मैंने लिख लिए, ये मीडियन दे रखा था तो इसका मिड पॉइंट ले लिया मैंने, बीसी का मिड पॉइंट कितना हो गया 3/2 और -3/2, और ए मुझे पता था। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला है जो इसको मीडियन को कहाँ पे मिल रहा है, ई पे मिल रहा है। चलिए ठीक है तो अब सबसे पहले तो मैंने क्या किया बेटा, एरिया ऑफ बेस निकाल लिया। एरिया ऑफ बेस हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, और एरिया ऑफ बेस मेरे पास आ गया √35/2। अब वॉल्यूम देखिए कितना दे रखा है, तो वॉल्यूम में कितना जानता हूँ 1/3 एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस कितना हो गया 35/2 इंटू हाइट। हाइट कितनी है बेटा मेरे पास, हाइट ये मेरे को DE, ये मेरी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। अच्छा वॉल्यूम जो दे रखा है वो देख लूँ मैं, भाई वॉल्यूम को फॉर्मूला लिख दिया 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी है मेरे पास DE। अब ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मुझे कितना जीरो दे रखा है 805 के फैक्टर हो जाएंगे 23 और 35 अपॉन नीचे कितना आ गया 6√2। तो देखिए 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, √35 से √35 कैंसिल हो जाएगा, तो DE जो मेरे पास आएगा बेटा इससे DE मेरे पास आ जाएगा कितना √23 अपॉन √2। ये मेरे पास क्या आ जाएगा DE, राइट डाउन कर लीजिए, DE आ गया मेरे पास √35 अपॉन √2।
ये मेरे पास क्या आ गया, DE आ गया। अब DE आ गया, देखो तो ये जो ट्राइंगल है बेटा DAE, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, E पे 90 है। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसको मैं कैसे निकाल सकता हूं, इस राइट एंगल ट्राइंगल को निकालना है मुझे, तो मुझे निकालना है AE। तो AE को मैं कैसे निकाल सकता हूं, अंडर रूट ऑफ AD स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा बेटा, DE स्क्वायर। देखिए AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर, तो AD स्क्वायर कितना है मेरे पास, AD स्क्वायर, AD उसने सवाल में दे ही दिया मुझे 110/3 9, करेक्ट है। और DE मैंने निकाल लिया बेटा, कितना हो गया 23/2। तो इसका एलसीएम ले लूँ तो कितना आ जाएगा 18, ठीक है। तो ये तो कितना हो जाएगा 220 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 7, तो 207, करेक्ट है, आ जाएगा ये बेटा। तो देखिए कितना बच गया अपने पास, ये 13/18। ये मैंने क्या निकाल लिया, AE। अब ये जो AE होगा बेटा, ये मैंने क्या निकाल लिया, AE डिस्टेंस निकाल लिया। अब AE जो डिस्टेंस है, ये AE कहीं ना कहीं AF है। AE को मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, AF जो है मेरे पास यूनिट है, अगर मुझे AE वेक्टर निकालना है तो मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख दूं और इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिख दूं, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होगा बेटा, AF देखो इसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होगा, जिस डायरेक्शन में AE एक वेक्टर होगा। तो AE वेक्टर निकालने के लिए √13/18 AF वेक्टर। अब AF वेक्टर कैसे निकालूंगा बेटा, वो समझो, √13/18 AF वेक्टर। तो F का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, तो F माइनस A, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 1/2 I वेक्टर प्लस 0 इंटू J वेक्टर, और AF -3/2 -1, तो कितना हो जाएगा बेटा -5/2 K वेक्टर। और नीचे क्या हो जाएगा, इसी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेटा 1/4 प्लस कितना हो जाएगा ये 25/4, तो मेरे पास कितना हो गया 26/4। तो ये मेरे पास √13 है बेटा, ये √18 लिख देता हूँ मैं, ये कितना लिख देता हूँ I -5J लिख देता हूँ, इसको 2 लिख देता हूँ, ये रूट के अंदर 26 हो गया बेटा, और ये 2 बाहर आ गया, ये 2 से 2 तो कैंसिल ही हो गया बेटा, √13 से कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 36 हो जाएगा, तो 6 बाहर आ जाएगा, तो I -5J/6। ये कौन सा वेक्टर आ गया, E। और AE वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ E माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास I -5J/6। तो मुझे किसका पोजीशन वेक्टर चाहिए बेटा, E का। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ E जो मुझे चाहिए, वो पोजीशन वेक्टर ऑफ E किसके बराबर हो जाएगा, I -5J/6 प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ A I प्लस 2J प्लस K। इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ E आ जाएगा। ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन देख के टिक कर देंगे। तो ये थोड़ा सा लंबा सवाल था, बट परेशान होने की जरूरत नहीं है, सवाल सीधा ही था। वॉल्यूम उसने दे ही दिया था, एरिया ऑफ बेस हम निकालना जानते हैं, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास था, उससे हमारे पास कहीं ना कहीं DE आ गया, राइट एंगल ट्राइंगल का इस्तेमाल कर लिया, वेक्टर लिख लिया, छोटी छोटी 3-4 चीजों को मर्ज करके उसने सवाल बनाया है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। चलिए पिछला सवाल एकदम बड़ा दिया था, तो ये सवाल थोड़ा सा छोटा दे दिया, ओवरऑल उसने चीजों को थोड़ा सा मैनेज किया है। इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा अपने को, ठीक है भाई। cos इनवर्स 12/13 इंटू कॉस एक्स प्लस 5/13 इंटू साइन एक्स, करेक्ट है बेटा। तो हम क्या कर लेते हैं, हम लेट कर लें बेटा, इस 12/13 को मैं cos समथिंग कुछ अल्फा मान लूँ, तो 5/13 कितना हो जाएगा, बिल्कुल मेरा साइन अल्फा हो जाएगा भाई। अगर आप इसको cos अल्फा ले लेंगे, ये अल्फा लेंगे 90 है, cos अल्फा 12 ये 12 ये 13, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो 10 अल्फा कितना हो जाएगा, cos अल्फा आ गया हमारे पास 12/13, तो ये बेस 12
थोड़ा सा चेंज, चलिए तो चेंज क्या है, तो ये 10 अल्फा तो ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 5, तो साइन अल्फा तो कितना आ गया 5/13 और 10 अल्फा कितना आ जाएगा 5/12। तो ये देखिए किसका फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, कॉस इनवर्स 12/13 कॉस एक्स, तो 12/13 तो ये बन जाएगा बेटा आपका कॉस अल्फा कॉस एक्स प्लस साइन अल्फा साइन एक्स, तो ये बन गया बेटा कॉस इनवर्स कॉस एक्स माइनस अल्फा। अब ये कॉस इनवर्स कॉस है तो हमें देखना पड़ेगा कि एक्स माइनस अल्फा कहाँ से कहाँ तक जाता है। देखिए एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी कि एक्स कहाँ से कहाँ तक है, π/2 से 3π/4 और 10 अल्फा कितना है π/12, तो मैं इससे ऐसे बोल सकता हूँ भाई अल्फा π/4 से तो छोटा होगा बेटा, क्योंकि 10 अल्फा 10 π/4 कितना होता है 1, तो अगर 10 π/4 1 हुआ इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि अल्फा इज लेस π/4 से छोटा होगा, है ना, अल्फा लेस देन है π/4। अब अगर अल्फा π/4 से छोटा है तो ये जो x माइनस अल्फा है ये निश्चित तौर से x माइनस अल्फा π/4 से छोटा रहेगा, तो यहाँ π/4 आएगा, ये π/2 आएगा, तो π/4 टू π/2 की रेंज आएगी, मतलब मैं कह सकता हूँ 0 टू पाई के बीच में ही रहने वाला है, 0 पाई से पाई के बाहर नहीं जाने वाला है। तो 0 टू पाई में कॉस इनवर्स कॉस किसके बराबर होता है बेटा, x ही होता है, तो ये x माइनस अल्फा आ जाएगा। और अल्फा बेसिकली किस फॉर्म में पूछा है, tan इनवर्स, तो ठीक है और भी काम आसान है, अल्फा को कितना लिख सकते हैं tan इनवर्स 5/12। ठीक है बेटा, तो कौन सा 1 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल ठीक ठाक है। इसको अल्फा ले लिया मैंने, तो कॉस अल्फा हुआ, ट्राइंगल बनाया 5 12 13, साइन अल्फा आ गया, tan अल्फा आ गया, और मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि भाई 5/12 है तो कहीं ना कहीं अल्फा π/4 से क्या रहने वाला है, छोटा, तो उस हिसाब से मैंने x माइनस अल्फा को ऑब्जर्व कर लिया कि भाई 0 से पाई से बाहर नहीं जाएगा, तो विद इन द रेंज ऑफ 0 टू 5 कॉस इनवर्स कॉस x कितना होता है x, तो इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन क्या काम में ली, x माइनस अल्फा। चलिए ठीक था, सीधा ही सवाल था, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, if the line intersect the parabola at the point A and B, then the vertex of the parabola, the line segment AB subtend an angle equal to। अच्छा, क्या सवाल कह रहा है कि ये पैराबोला है बेटा, x² बराबर 4ay, ठीक है, x² बराबर समथिंग ये पैराबोला है, लाइन है, तो y0 पे x नेगेटिव हो जाएगा इधर कहीं और x0 पे y पॉजिटिव हो जाएगा, ये लाइन है, और ये जो AB है करेक्ट है AB, ये कितना इसके वर्टेक्स पे कितना सबस्टेंड करता है 90। अरे बेटा ये तो वो बन जाएगा होमोजेनाइजेशन, सबस्टेंड है राइट एंगल एट, तो होमोजेनाइजेशन से कर लो, ये तो सबसे आसान वही पड़ेगा, तो होमोजेनाइजेशन करते हैं, इस लाइन की हेल्प से इस कर्व को क्या करते हैं होमोजेनाइज। तो देखो लाइन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3x माइनस 2y इक्वल्स टू -12, तो लाइन को ऐसे लिख लूँ 3x माइनस 2y अपॉन -12 इक्वल्स टू 1। अब कर्व को होमोजेनाइज करूं बेटा, तो यहाँ तो डिग्री 2 है, यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, -4 वहीं, यहाँ डिग्री 1 है, तो यहाँ डिग्री 1 है तो इसको रख देता हूँ बेटा 3x माइनस 2y अपॉन -12 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। तो अभी कितना बचा बेटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3x प्लस इस माइनस माइनस को तो प्लस कर दिया, तो y/3 हो गया ना, ठीक है, 3x माइनस 2y, चलो एक स्टेप ज़्यादा लिख देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 9x² ठीक प्लस के 3xy माइनस 2y² इक्वल्स टू 0। देख लीजिए ये इक्वेशन आ रही है क्या, चेक कर लीजिए फटाफट। ठीक है, तो इसको हम किससे कंपेयर कर लें, इसको हम उससे कंपेयर कर लें ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0 से। तो ये जो एंगल होता है इसका फॉर्मूला होता है, याद है आपको, फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू ट्वाइस अंडर रूट h² माइनस AB अपॉन a प्लस b, याद आता है, एंगल बिटवीन
पेयर ऑफ लाइंस tan थीटा इक्वल्स टू ट्वाइस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ट्वाइस अंडर रूट एच स्क्वायर 2h 3 होगा तो h कितना हो जाएगा बेटा 3/2, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी 18 प्लस के 18 अपॉन ए प्लस बी, तो 9 माइनस 2। सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा, बस जो भी दे रखा है वो एंगल आ जाएगा tan थीटा का। बस ये तो सिंपल सा सवाल था। तो क्या मैंने किया इसमें नजर आ गया आपको? सीधा सा काम, होमोजेनाइजेशन का सवाल बना लिया मैंने इसको। तो लाइन की हेल्प से कर्व को होमोजेनाइज कर लिया डिग्री 2 का, स्टैंडर्ड डिग्री 2 ओरिजिन से जाने वाले सी लाइन से कंपेयर कर लिया बेटा, तो tan थीटा आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा है? Let a curve y equals to fx passes through the point 0,5 and this if the curve satisfying the differential equation। ठीक है, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन के हर सेगमेंट में एक या दो सवाल आते हैं। तो क्या लिखा हुआ है 2 3 प्लस वाई ई की पावर 2x dx इक्वल्स टू 7 प्लस ई की पावर 2x इंटू dy। अरे वाह, ये तो वेरिएबल सेपरेबल बन गया बेटा, सीधे सीधे अलग अलग हो रहे हैं यहाँ तो सब कुछ। चलो तो ये e की पावर 2x 2 अपॉन 7 प्लस ई की पावर 2x dx हो गया बेटा, और इधर देखो कितना आ गया, इधर डिवाइड कर दिया मैंने dy अपॉन 3 प्लस वाई। तो ये तो कितना हो जाएगा ln 7 प्लस ई की पावर 2x, ये कितना हो गया बेटा ln 3 प्लस वाई, और कांस्टेंट के लिए कितना जोड़ दूं बेटा ln c। तो 7 प्लस ई की पावर 2x इक्वल्स टू कितना आ गया c 3 प्लस वाई। अब देखो c निकालने के लिए इंफॉर्मेशन किससे दी है, इसको कहाँ से पास कराना है बेटा 0,5, तो x की वैल्यू 0 डाल दी, तो 7 प्लस 1 इक्वल्स टू c 5 प्लस 3, तो c कितना आ गया 1, c 1 आ गया बेटा। तो ये y प्लस 3 किसके बराबर आ गया 7 प्लस e की पावर 2x, तो y इक्वल्स टू आ गया बेटा 4 प्लस ई की पावर 2x। अब क्या फाइंड आउट करवाना चाहता है ये, इस पॉइंट से पास कराना है इसको, ठीक है भाई। तो y की जगह तो k लिखा, 4 लिखा, e की पावर 2, x की जगह कितना लिखना है ln 2, ये 2 पावर में चला जाएगा बेटा, तो k इक्वल्स टू 4 प्लस 2 की पावर 2, 4 और 4 कितना हो गया 8, आंसर इज 8, यस। ये भी थोड़ा सीधा सवाल था। देखिए इस पेपर में मुझे जो अच्छी बात लग रही है वो ये है कि वो कुछ सवाल तो एकदम छोटे दे रहा है और कुछ सवाल थोड़े मोटे भी दे रहा है। ठीक है चलिए, तो क्लियर था, ठीक सवाल था। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो क्या है, लेट द आर्क AC ऑफ ए सर्किल सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर C इफ द पॉइंट B ऑन द आर्क AC। ठीक है, एक सर्किल है, राइट एंगल एट O, ठीक है, एक अर्क है ये AC, दिस इज A ले लेते हैं, यहाँ C ले लेते हैं, और ये AC कितना सबटेंड कर रहा है बेटा 90। B एक पॉइंट है, ठीक है, और लेंथ AB, लेंथ ऑफ आर्क AB, लेंथ ऑफ आर्क BC 1/5, मतलब AB की लेंथ छोटी है एंड BC की लेंथ बड़ी है, तो B को यहाँ ले लेता हूँ बेटा, है ना। तो ये जो आर्क लेंथ है इसमें क्या रेशो है 1:5, इसका मतलब ये x, तो ये कितना हो जाएगा 5x। तो बहुत आसान है ये एंगल भी इसी रेशो में बनाएंगे, है ना। आपने को पता है ना कि एंगल किसके बराबर होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो बस एंगल और आर्क लेंथ प्रोपोर्शनल होगी, अगर रेडियस सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस आप r ले लो, कुछ भी ले लो, तो कहीं ना कहीं r ले लो या 1 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पूरा सर्किल सेम है तो रेडियस का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप r ले लो 1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आर्क लेंथ जिस रेशो में उसी रेशो में एंगल होंगे, तो 90 है तो ये 15 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना डिग्री हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। बस तो आपका तो काम ही खत्म। अब क्या बचा, देखो क्या कह रहा है, OC कितना दे रखा है बेटा, OC वेक्टर दे रखा है अल्फा OA प्लस बीटा OB। तो मैं किससे डॉट प्रोडक्ट कर दूं, किसी से भी कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए मैं इसको OB से डॉट प्रोडक्ट करता हूं, तो OB डॉट OC कितना हो जाएगा अल्फा OA डॉट OB,
प्लस बीटा ओबी डॉट ओबी। ओबी और ओसी के बीच का एंगल कितना है 75 और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा आर और आर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा आर आर कॉस 75 इक्वल्स टू अल्फा ओ और ओबी, तो आर आर ओ और ओबी का बीच का एंगल कितना है बेटा कॉस 15 प्लस बीटा ओबी डॉट ओबी, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर तो कॉमन आके हटा देता हूँ बेटा, तो ये कितना हो जाएगा कॉस 75 इक्वल्स टू अल्फा कॉस 15 प्लस कितना हो गया बीटा। अब मुझे आंसर किस फॉर्म में चाहिए बेटा, मुझे आंसर इस फॉर्म में चाहिए ना, मतलब अल्फा के साथ कुछ भी नहीं है, तो पहले या तो अल्फा की वैल्यू डाल दूं या आप कहो तो सीधे रिप्लेस कर दूं। इसको साइन 15 लिख सकता हूं और कॉस 15 से डिवाइड कर देता हूं, इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा ये अल्फा हो जाएगा प्लस बीटा अपॉन कॉस 15। थोड़ा सा और आगे लेके जाऊं तो ये हो गया बेटा tan 15 इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस 15 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 15 की वैल्यू हो जाएगी √3 + 1 अपॉन 2√2। अपने को क्या चाहिए √3 - 1, तो इसका रेशनलाइजेशन कर लो बेटा, √3 - 1 और √3 - 1, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा प्लस √2 √3 - 1 बीटा। बस आगे बेटा, यानी कि आपका आंसर कितना होगा बेटा tan 15। देखो tan 15 की वैल्यू कहीं लिखी हुई है क्या, यस 2 - √3, 2 - √3 वैल्यू ऑफ tan 15, वो भी होती है tan 15 की वैल्यू √3 - 1 अपॉन √3 + 1, रेशनलाइजेशन करके 2 - √3 ला सकते हैं। तो जो फाइनल आंसर है, तो थोड़ा सा सीधा सा सवाल था, मॉडरेट भी मान सकते हो आप, कोई ना, इजी मॉडरेट जो भी आप मानना चाहें, आपकी इच्छा है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। समझ में आ गया ना क्या क्या बेटा, ओसी उसने दिया था, मैंने ओबी के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, वैल्यूज डाल दी, डालते ही मुझे अल्फा कॉस 15 मिल गया, जबकि मुझे यहाँ पे अल्फा इंडिविजुअल चाहिए था, तो कॉस 15 से मैंने क्या कर दिया डिवाइड। चलिए the number of words which can be formed using all the letters of the word daughter so that all the vowels never comes together। ठीक है, वोवल्स अपन देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास, ए यू और ई, टोटल कितने लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तो 3 लेटर है और 5 अपने पास कॉन्सोनेंट है, तो ठीक है, तो इसको नॉट ऑल दी वोवल्स कम्स टुगेदर है ना, तो इसमें तो अपने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज उससे आ जाएंगे टोटल माइनस ऑल वोवल्स कम्स टुगेदर। टोटल में से वो केस हटा दो बेटा, सारे के सारे वोवल्स क्या आने हैं साथ में, टोटल तो कितना होगा बेटा 8 लेटर है, तो फैक्टोरियल 8 माइनस ऑल दी वोवल्स कम्स टुगेदर, तो वोवल्स साथ चाहिए, तो वोवल्स का एक बंडल बना ले बेटा, तो एक वोवल्स का बंडल और 5 अदर, टोटल कितने लेटर हो गए 6 चीजों को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 6, और फॉर इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ बंडल फैक्टोरियल 3। क्या किया मैंने, टोटल 8 लेटर, नंबर ऑफ वेज फैक्टोरियल 8 माइनस 3 वोवल का एक बंडल बना लिया बेटा, 5 कॉन्सोनेंट थे तो 5 एंड बंडल, टोटल 6 क्वांटिटी, अरेंजमेंट फैक्टोरियल 6 एंड फैक्टोरियल 3 फॉर इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ बंडल। तो बस कैलकुलेट कर लूं थोड़ा सा, फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 5 पता है, 6 8 तो नहीं पता, तो इसमें से 8 7 56 अलग कर लूं इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 6 इंटू फैक्टोरियल 6, तो 56, तो 50 फैक्टोरियल 6 कितना होता है 720, तो 50 इंटू 720 ये आपका आ जाएगा, तो 0 0 0 36। देखो है क्या आंसर, बिल्कुल 3 नंबर पे लिखा हुआ है आंसर, करेक्ट है। चलिए देख लीजिए, सीधा सा सवाल था, मैंने कहा इस पेपर में एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, इस तरह के सवाल ज्यादा पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ दिस, अरे वाह,
ये तो बेटा अपना किंग क्यून का सवाल बन गया डेफिनेट इंटीग्रेशन का। वो रिजल्ट याद है आपको, ए टू बी एफ एक्स अपॉन, लिखवाता भी हूं मैं, ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स कितना होता है बी माइनस ए अपॉन टू। यस और नो, याद आता है? बस कहानी खत्म। देखो एल एन एक्स को टी ले लो तो 1/x dx किस में चला जाएगा, dt में। अगर मैं ln x को t लूं तो 1/x dx किस में चला जाएगा, dt में। तो ये इंटीग्रेशन किस में बदल जाएगा 2 to 4 e की पावर t स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1 अपॉन e की पावर t स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1 प्लस e की पावर 6 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर -1 इंटू डी टी। बन गया बेटा। दिस इज एफ टी, दिस इज ऑल्सो एफ टी, और दिस इज एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी। 4 और 2 का सम 6 हो गया ना, तो टी की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, 6 माइनस टी। तो किंग का यूज हो गया, किंग क्यून बोल दो जो भी आप पूछो, या प्रॉपर्टी नंबर 5 जिसे हम बोलते हैं। तो ये वही होता है ना बेटा, किसी को रिजल्ट नहीं याद है तो मैं वैसे समझा देता हूँ। ये आई लिखा हुआ है, इसमें हम प्रॉपर्टी 5 लगा के ऐड करेंगे तो इधर 2i आ जाएगा, इधर कितना बचेगा x। प्रॉपर्टी 5 या आपकी किंग क्यून प्रॉपर्टी जो भी आप बोले, तो इधर 2i आ जाता है, इधर ये a to b सब कट के कितना बचता है, 1 बच जाता है ना। तो इसका इंटीग्रेशन x हो जाता है, तो a to b तो अपन डायरेक्ट याद रख लेते हैं, ज़्यादा काम में आती है। तो मेंस का है ना, तो फटाफट थोड़ा सा टाइम बचा लेना होता है। तो बस ये तो आंसर कितना बन जाएगा बेटा, b माइनस ए अपॉन 2, तो 4 माइनस 2 तो कितना जाएगा, 1 आंसर। तो आपको याद था तो फटाफट विद इन दी 30 सेकेंड भी मैंने बोल दिया, उसमें आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Relation R1,2 be a relation defined on the set 1 2 3 4, then the minimum number of elements needed to be added in R so that R becomes equivalent। ठीक है भाई। भाई देखो R में उसने कहा कि ये 2 एलिमेंट तो मुझे चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है 3 तो मैं रख रहा हूं। चलो तो सबसे पहले मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव। तो सबसे पहले तो मैं इसको रिफ्लेक्सिव बनाता हूं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे 3,3 तो है ही, 1,1 ऐड करना पड़ेगा, 2,2 ऐड करना पड़ेगा, 4,4 ऐड करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव बना लिया भाई। चलो और क्या बनाना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी बनाना पड़ेगा। तो अब सिमेट्रिक बनाना है तो 1,2 है तो 2,1 ऐड करना पड़ेगा, 2,3 है तो 3,2 ऐड करना पड़ेगा। अब मुझे देखना पड़ेगा कि क्या ये ट्रांजिटिव है। अगर ये ट्रांजिटिव होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ट्रांजिटिव के लिए भी कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो देखो ट्रांजिटिव में कहीं ये दिक्कत दे रहा है क्या, वो हमें चेक करना पड़ेगा। 3,3 है ट्रांजिटिव में अगर कोई एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो दिक्कत देगा तो ऐड करना पड़ेगा, और अगर ये ट्रांजिटिव हुआ तो आंसर 5 आ जाएगा, और नहीं हुआ तो फिर कुछ देखना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा अपने को। चलो तो देखें कोई कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है क्या भाई। देखो 3,2 है बेटा और 2,1 है। अगर 3,2 बिलोंग्स टू R, 2,1 बिलोंग्स टू R, तो ट्रांजिटिव होने के लिए 3,1 को भी बिलोंग्स टू R होना पड़ेगा। 3,1 यहाँ पे नजर आ रहा है नहीं, तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए आपको 3,1 को रखना पड़ेगा बेटा। और अगर 3,1 आया बेटा तो फिर 1,3 भी लाना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिक भी तो बनाए रखना है। तो ये 2 एलिमेंट का पेयर हमें और जोड़ना पड़ेगा, और इसको जोड़ने के बाद फिर ये ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। तो फिर ये कौन सा रिलेशन हुआ, इक्विवेलेंस। तो मैंने अपनी तरफ से कितने एलिमेंट जोड़े, 1 2 3 4 5 6 7, देन आंसर इज 7। यस आंसर इज 7। तो मैंने जो अपनी तरफ से जोड़े, 3 रिफ्लेक्सिव के लिए, 2 सिमेट्रिक के लिए, फिर ट्रांजिटिव बनाने के लिए मुझे 3,1 को लाना पड़ा, और चूंकि सिमेट्रिक है तो 3,1 आएगा तो 1,3 भी है। तो मिनिमम नंबर ऑफ जो एलिमेंट थे वो कितने आ गए, 7 आ गए। चलिए ये एक छोटा सवाल। नेक्स्ट क्या सवाल है भाई, हाँ कंटिन्यूटी का सवाल दे दिया। ठीक है भाई, 0 पे कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और इन तीनों को क्या कर दूं, बराबर कर दूं। ठीक है चलो। अच्छा तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आसानी से निकल रही है मेरी, देख पा रहे हो तुम।
लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो क्या करूं, साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट बन जाएगी, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, k1 प्लस 1, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, k2 माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी बेटा, ये 2 तो है ही, k1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो k1 प्लस 1 प्लस 2, यहाँ कितना आ जाएगा k2 माइनस 1। ये समझ में आता है सब बच्चों को, साइन एक्स अपॉन एक्स के स्टैंडर्ड लिमिट का यूज कर दिया, वेरी गुड। चलिए, और ये अपने पास 4 है ही सही। इस लिमिट को देखो, इस लिमिट को आसान बनाने के लिए मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं, इसको एक स्टेप और लिख लूं। देखो ये 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, ये 2 यही रखता हूं, तो 2 से ऊपर डिवाइड करने के बाद इसको log m माइनस n लिख देता हूं। कई बार क्या होता है, थोड़ा सा लिखने से मदद बहुत ज्यादा हो जाती है। मैंने 2 से डिवाइड किया और इसको log m माइनस log n लिख दिया। अब यहां देखते आपको समझ में आ गया, जब ये x इसके साथ आएगा तो स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी बेटा, k1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, और जब ये x इसके साथ आएगा तो k2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगी स्टैंडर्ड लिमिट। स्टैंडर्ड लिमिट आपको याद आ रही है कौन सी की बात कर रहा हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस fx अपॉन fx टेंड्स टू कितना हो जाता है 1, अगर fx टेंड्स टू कितना जा रहा है 0, तो यहाँ k1/2 तो जो राइट हैंड लिमिट आएगी बेटा मेरे पास, तो k1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, k1/2 यहाँ, k1/2 यहाँ, तो ये आ जाएगा k1 प्लस k2। सही लिखा बेटा, करके बताऊं एक लिमिट, कोई ना, अगर आपको दिक्कत लग रही तो एक करके बता देता हूं वैसे छोटा था भाई, ये जो लिमिट बनेगा तो अपने पास ln 1 प्लस k1x/2 और ये x है, तो इससे मैं k1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, ये मेरा स्टैंडर्ड में बन जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा k1 प्लस k2 आ गया, k1 माइनस k2 आ जाएगा, है ना, k1 माइनस k2, ये 2 है। चलिए ठीक है, तो अब क्या करना है अपने को, अब तो अपना काम हो गया भाई, इसको भी 4 के बराबर कर दूं और इसको भी 4 के बराबर कर दूं, तो इसको 4 के बराबर करूंगा तो यहां से तो k1 प्लस k2 कितना आ गया बेटा 2 आ गया, और एक ये है ही सही मेरे पास k1 माइनस k2 कितना आ गया 4 आ गया, दोनों को ऐड कर दो तो k1 कितना आ जाएगा 3 और k1 3 आ जाएगा, तो k2 कितना आ जाएगा बेटा 3, तो -1 आ गया। वैल्यू किसकी निकालनी, k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर, 9 और 1 10, वेरी गुड, आंसर इज 10। 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगा 10। चलिए आगे बढ़े, चलो आगे क्या सवाल है, लेट f(x) g(x) डोमेन ऑफ fog x, वेरी गुड, डोमेन ऑफ fog x की बात कर रहा है ये ना, तो f के अंदर कौन जाएगा gx तो डोमेन ऑफ f, देखो f की डोमेन के लिए x को क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो fog x की डोमेन के लिए gx को क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव, भाई इसके डोमेन के लिए gx को क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव, क्योंकि fx के लिए x पॉजिटिव है, तो fog ऑफ x के लिए gx को क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव। अब gx पॉजिटिव करना है तो gx पॉजिटिव कर लेते हैं बेटा, तो x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन, देखो ये तो क्वाड्रेटिक है बेटा, ये ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो उधर मल्टीप्लाई कर दें, x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब इसके फैक्टर वेक्टर कुछ कर लें, देखो एक फैक्टर इसका जो आसानी से हो रहा है x4 माइनस 2x क्यूब, इसको मैं 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख दूं, इसको डिवाइड कर रहा हूं बेटा 3x स्क्वायर, पहली 3 टर्म एक साथ ले रहा हूं, अगली 3 टर्म एक साथ ले रहा हूं, तो फर्स्ट 3 टर्म्स में से देखो बेटा x स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये हो गया बेटा x स्क्वायर प्लस 1 ये पॉजिटिव है और ये भी वही बेटा पॉजिटिव, a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0,
इसका मतलब ये तो ऑलवेज ट्रू हो गया, तो फिर मेरी डोमेन क्या जाएगी, x बिलोंग्स टू r। अब लेकिन इस डोमेन, बस ठीक है, x बिलोंग्स टू r के लिए ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी और पॉजिटिव के लिए लॉग डिफाइन हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये भी ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है बेटा। दो तीन छोटे छोटे सवाल आ गए, इसका मतलब इसके बाद एक बड़ा सवाल आने वाला है, क्योंकि इस पेट पेपर में तो मैंने ऐसे ही देखा है कि दो तीन तो छोटे छोटे सवाल और फिर एक धमाकेदार बड़ा सवाल। चलो तो फिर ये क्या दे रखा है, साइन 70 डिग्री कॉट, कॉट को कितना लिखे बेटा, cos 10 अपॉन साइन 10, cos 70 डिग्री अपॉन, चलो तो ये तो हो गया साइन 70, ये हो गया cos 10 cos 70 माइनस साइन 10 साइन 70। कभी कभी तो बेटा एकदम रसगुल्ला दे देता है वो, है ना। साइन 70 थे साइन 10, ऊपर cos से cos भी माइनस साइन है साइन भी, कितना हो जाएगा cos a प्लस बी, ऊपर cos 80 बन गया, cos 80 को कितना लिख सकते हैं बेटा, साइन 10 डिग्री, कितना आ जाएगा 1। कभी कभी तो एकदम आसान भी दे देता है ना। साइन कॉस में बदल दिया, एल्शियम ले लिया, कॉस का फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बनते ही काम खत्म हो गया। चलो छोटा सा सवाल था, हाँ मैंने कहा था ना एक छोटा, दो तीन छोटे दे दिए तो अब थोड़ा सा बड़ा दे देगा। इंटीग्रेशन ऑफ आई एक्स क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 11 की होल पावर और x प्लस 15 की पावर 15/13। दो लीनियर फैक्टर है बेटा, और इस तरह के सवालों के लिए अपन ने विशेष तौर से क्या पढ़ रखा है कि किसी भी एक लीनियर फैक्टर को इन टर्म्स ऑफ क्या लिख देते हैं, दूसरा लीनियर फैक्टर। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा बेटा आपको, तो किसी भी एक फैक्टर को लेट कर लो t इंटू दूसरा फैक्टर। तो dt निकाल लें तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा बेटा 11 प्लस 15t अपॉन 1 माइनस टी। dx निकालूं 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, 1 माइनस टी इसका डिफरेंशिएशन 15 माइनस 11 प्लस 15t और इसका डिफरेंशिएशन -1 इंटू dt। तो dx क्या बच रहा है बेटा, 15 माइनस प्लस 26 अपॉन 1 माइनस टी का होल स्क्वायर इंटू dt। ये तो आपका बेटा dx बना। चलो तो अब आपका i किस में कन्वर्ट हो गया वो देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dt की जगह तो कितना डाल दिया बेटा मैंने, 26 अपॉन 1 माइनस टी का होल स्क्वायर इंटू dt। अब देखो इसकी जगह अगर अपन ये पुट कर देंगे तो t की पावर 11/13 आ जाएगा, t की पावर 11/13 आ जाएगा, और साथ में कितना आ जाएगा बेटा, x प्लस 15 की पावर 11/13 और 15/13 तो 26 2 आ जाएगा बेटा, करेक्ट है। और 2 ये किसका आ जाएगा, x प्लस 15 की पावर कितना आ जाएगा 2। हालांकि टेक्निकली x और t दोनों नहीं लिखना चाहिए था, तो मैं x प्लस 15 और निकाल लूँ ना, तो यहां से देखो एक छोटी टर्म और मैं निकालूंगा x प्लस 15, तो x प्लस 15 की आप बात करोगे तो वो कितना आ जाएगा 1 माइनस टी 11 प्लस 15t, और आपको क्या करना है बेटा x प्लस 15 करना है, तो प्लस 15 माइनस 15t, तो 26 अपॉन 1 माइनस टी हो जाएगा। चलो तो मैं इसकी जगह कितना लिख देता हूँ 26 अपॉन 1 माइनस टी। तो फाइनल सिंप्लीफाई होके जो टर्म मेरे पास आ रही है बेटा वो देखो क्या मैजिकली बन रही है, 26 का स्क्वायर तो 1 अपॉन 26, और बस ये तो कैंसिल हो गया, t की पावर 11/13।
तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1/26 इंटीग्रेशन ऑफ, तो इंटीग्रेशन तो मैं कर ही रहा हूं, नथिंग इंटीग्रेशन ऑफ, चलो तो ये कितना हो जाएगा t की पावर माइनस, तो t की पावर -11/13 प्लस 1 अपॉन -11/13 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, चलो तो i जो मेरे पास आना था वो i कितना आ गया बेटा, i आ गया ये अपना हो गया 2/13, करेक्ट है बेटा। तो 1/4 हो गया और ये बचा t की पावर 2/13, तो t की जगह मैं वापस अपनी वैल्यू पुट कर दूं, t कितना हो जाएगा दिस अपॉन दिस, तो x - 11 अपॉन x + 15 की होल पावर 2/13, ये आ गया बेटा, दिस इज ix आ गया मेरे पास। देखो आपको थोड़ा सा एक आध स्टेप कई बार थोड़ा जल्दी ज़्यादा लिख देता हूँ। ix समझ में आ गया बेटा, t की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने, दिस अपॉन दिस, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी अपने को अच्छी रखनी। अब ये ix आ गया, प्लस c आ गया, ठीक है, तो प्लस c का कोई मैटर ही नहीं है, जब हम दिस माइनस दिस करेंगे तो प्लस c तो कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे निकालना बेटा I37 माइनस I24, तो आपका ये 1/c तो कैंसिल हो गया, तो 1/4 37 यहाँ पे लिखा तो ये हो गया बेटा 26 अपॉन 37 लिखा तो 52 की पावर 2/13। अच्छा आ तो कुछ ऐसा ही रहा है, माइनस 1/4 और 24 रखा, तो 24 रखेंगे बेटा यहाँ पे तो ये आ जाएगा 13 और 24 यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा 39 की पावर कितना हो गया 2/13। अब ऐसा कुछ लाना है, अच्छा ठीक है, चलिए 1/4 मेरा बाहर आ गया, 1 अपॉन में लाना है, ठीक है ले आएंगे, चलो 1 देखो ये कितना बच जाएगा बेटा 2 बच जाएगा, और इस पावर 2 को भी अंदर ले आऊं तो ये 4 की पावर कितना बनेगा 1/13, करेक्ट है, माइनस। इसी तरह इसमें देखें ये 3 हो जाएगा बेटा और 3 की पावर 2 तो 9 हो जाएगा, तो 9 की पावर 1/13, तो b आपका बेटा कितना आ गया 4 और एक आ गया आपका 9, तो 3 इंटू बी प्लस सी चाहिए आपको, तो 3 इंटू बी 4 + 9 39 आंसर है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन का सवाल था, दो लीनियर फैक्टर थे डिफरेंट टाइप के, तो अगर आप स्टडी मटेरियल अच्छे से कर रहे हैं रेजोनेंस का तो ये सब सवाल आपके आसानी से होने वाले हैं। चलिए देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओहो, let the area of triangle PQR be the vertex this and this be 35 square unit, 35 square unit, and its orthocenter and centroid are this and this respectively, then C plus 2D is equal to, ठीक है, तो 3-4 अननोन दे दिए, कहीं ना कहीं 3-4 रिलेशन बनाते हैं। एक ट्राइंगल है P कितना दिया है 5,4 Q -2,4 और R दिया है बेटा A, B, ठीक है। एक अच्छी बात जो मुझे नजर आ रही है वो ये कि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, देन दिस लाइन इज y = 4, दोनों जगह 4 है तो ये लाइन y = 4 होगा। अच्छा ऑर्थो सेंटर भी दे रखा है, ऑर्थो सेंटर मतलब एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये कितना दे रखा है बेटा 2,14/5, ठीक है, चलो ऑर्थो सेंटर दे रखा है। अच्छा एक बात और जो है कि ये लाइन y = 4 है और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये बेटा x = 2 होगी, 2,14/5 से जा रही है, y = 4 के परपेंडिकुलर लाइन x = 2 और x = 2 पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो a 2 आ गया बेटा। देखो a की कहानी तो अपन ने यही खत्म कर ली, करेक्ट है, a की कहानी तो खत्म हो गई। चलो अब b और निकालना है ना,
तो बी में कैसे निकाल लूँ भाई, कोई से भी दो स्लोप m1 m2 -1 कर दूं बेटा, बस और क्या करूंगा, कोई से भी दो स्लोप का प्रोडक्ट क्या कर दूं, -1 कर दूं बी से जाने वाले, जिसमें हो जाएगा मेरा काम। तो देखो इसका स्लोप m1 ले लेता हूँ, इसका स्लोप m2 ले लेता हूँ, तो m1 m2 कितना करता हूँ बेटा, -1, m1 कितना होगा, y2 - y1 अपॉन x2 माइनस x1, और m2 हो जाएगा बेटा इसका स्लोप, इसमें भी ये 2 पॉइंट पता है मुझे, तो y2 - y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 2 - 5 इक्वल्स टू कितना हो गया, -1। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा b - 4 अपॉन ये कितना हो गया 2, x 2 है तो a 2 है, तो ये कितना हो गया 4 इंटू ये कितना हो जाएगा बेटा 20, तो -6/5 अपॉन ये कितना हो गया बेटा -3 इक्वल्स टू कितना हो गया -1। चलो तो ये तो काम हो गया अपना, तो यार काफी कुछ तो हो गया। चलो तो देखो और क्या क्या कैसा, ये कितना बच गया 2 - 3, ठीक है, और ये 2 से फिर कितना हो गया 2 हो गया, तो b - 4 बराबर कितना हो गया -10, तो b इक्वल्स टू कितना आ गया -6, b की वैल्यू कितनी आ गई -6। चलो b -6 आ गया, a आ गया। अच्छा अब और क्या कह रहा है, सेंट्रोइड, c, d क्या है बेटा, सेंट्रोइड है, तो c, d सेंट्रोइड है, तो c कितना हो जाएगा, देखो अपने पास c हो जाएगा अपने पास 5 - 2 + 2 अपॉन 3, और d कितना हो जाएगा 4 + 4 - 6 अपॉन 3, तो c तो कितना आ गया बेटा तुम्हारे पास 5/3, और d कितना आ गया बेटा तुम्हारे पास 8, 2/3। पूछा क्या है अपने से c + 2d, तो c + 2d कितना हो जाएगा 5/3 + 4/3 9/3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आंसर देखो 3 है क्या, बिल्कुल आंसर 3 है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। z दे दिया है, ठीक है, बी द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल विद सेंटर इज c if the area of triangle whose vertices are this and this is 11 square unit then alpha square। ठीक है बेटा, तो ये तो सिंपल सवाल बन गया कॉम्प्लेक्स का। इससे निकाल ले अपन, ये सर्किल है, इसका सेंटर निकालना है, तो इसको एक्स वाई में कन्वर्ट कर लो बेटा, सबसे आसान तरीका तो यही होता है। तो इसको देखो पहले तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, मैग्नीट्यूड दोनों पे अलग अलग लगा दिया, x - आयोटा y - आयोटा इक्वल्स 2, ये इधर चला जाएगा बेटा, तो 2x - आयोटा y प्लस आयोटा, तो ये कितना बन जाएगा 3x - y + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आयोटा, ठीक, इक्वल्स 2, इधर देखे बेटा इसका कितना हो जाएगा, ये तो 2x हो गया मेरे पास, माइनस आयोटा कॉमन ले लो तो 2y - 1, ठीक, मैग्नीट्यूड दोनों पे अलग अलग लग लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखें कितना हो जाएगा 9x² प्लस y + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा बेटा 4x² प्लस 2y - 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूँ, 9x² प्लस 9y² प्लस 18y प्लस 9 इक्वल्स टू 4x² प्लस 4y² माइनस 4y प्लस 1। तो इधर लाऊं सबको तो कितना बचा बेटा 5x² 5y², ठीक है, और 18 प्लस 22y प्लस कितना हो गया बेटा 8। सेंटर कितना हो जाएगा बेटा, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2gx माइनस जी, तो माइनस के 11/5। अच्छा तो ये तो आसान है बेटा, देखो आसान क्यों है, क्योंकि जो वर्टेक्स दे रखे हैं ना वो राइट एंगल पे आ जाएंगे भाई। एक तो आपका 0,0 है, एक वर्टेक्स कितना है समथिंग अल्फा 0, और एक वर्टेक्स हो गया आपका 0,1
माइनस 11/5। तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो 11/5 इंटू अल्फा। मोड लगा देंगे बेटा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में ज़्यादा पता नहीं, हो सकता है अल्फा इधर हो। तो ये 11 दिया है, वेरी गुड। चलो तो मोड अल्फा 10 आ गया बेटा। पूछा क्या है अपने से, अल्फा स्क्वायर, करेक्ट है। तो अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, सही है। तो एक्स वाई में कन्वर्ट कर लिया, सर्किल आ गया, सेंटर निकाल लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया। ठीक है, इजी कैटेगरी में मान सकते हैं सवाल को, है ना। कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट करना था बस, तो कन्वर्ट फटाफट हो ही गया। चलिए अगला देखते हैं क्या सवाल है। चलो if the first term of an AP is 3 and sum of its first 4 terms is equal to 1/5 of the sum of the next 4 terms। ठीक है, कुल मिला के ए और डी में 2 रिलेशन दे दिए और फर्स्ट 20 टर्म्स का सम हमसे पूछा है। ठीक है, एक और इजी सवाल है। चलिए आइए देखते हैं। भाई फर्स्ट टर्म एपी की, तो ए तो 3 दे ही दिया, उसके बाद क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। तो 4 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, 4/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सही लिखा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसएन का फॉर्मूला होता है, सब जानते हैं, आप भी जानते हो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। करेक्ट है। चलो इज इक्वल्स टू 1/5 टाइम्स सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो अगेन 4/2 2a। अब यहाँ जो a होगा, 4 टर्म तक तो आ चुके हैं, तो यानी कि यहाँ पे t5 आएगा ना। तो t5 कितना होगा, t5 होगा बेटा a प्लस 4d। तो a तो 3 है मेरे पास, प्लस 4d, t5 लिखा मैंने, a प्लस 4d प्लस 4-1 इंटू डी। ये कहानी बन रही है बेटा। यहाँ पे ये वो लिखा है मैंने, t5 फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी t5, तो 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो t5 कितना हो गया, a प्लस 4d। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और क्या करना है। तो इस 5 को इधर ले आते हैं, तो 5 6 प्लस 3d इक्वल्स टू, ये कितना हो गया बेटा, 6 प्लस 8d प्लस कितना हो गया 3d। तो ये हो गया 30 प्लस 15d इक्वल्स टू कितना हो गया 6 प्लस 11d। बचा कितना, क्या भाई नेगेटिव में आ रहा है क्या d। ठीक है चलो, तो ये तो कितना हो गया 24 इक्वल्स टू कितना हो गया -4d। तो d इक्वल्स टू कितना आ रहा है, -6 आ रहा है। अब क्या चाहिए, S20 चाहिए ना। तो S20 n/2 2a, a कितना है 3 प्लस n-1 तो 19, और d कितना है बेटा -6 है। कैलकुलेट कर लो बस बेटा, इसी से आंसर आ जाएगा आपका, है ना। तो S20 हो गया अपने पास 20, और ये 2 हटा देता हूँ यहाँ से, तो 3 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाए 2 हट जाएगा 57 आ गया। सोल्व कर लो बस बेटा, ये आंसर आ जाएगा माइनस के 54 1080। करेक्ट है, 1080 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, a प्लस सी भी दे रखा है और b भी दे रखा है। देखो इक्वल रूट से तो आप d0 कर सकते हो, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी हुई है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो x इक्वल्स टू 1 इसका क्या हो जाएगा रूट, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 डालते ही 0 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। अपनी शीट में भी है ये सवाल। तो x इक्वल्स टू 1 इसका एक रूट है, और रूट्स इक्वल बता रहा है बेटा ये, इसका मतलब दोनों रूट इसके क्या है 1 और 1 है। अब आप समझो दोनों रूट 1 और 1 है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ रहा है ca माइनस बी अपॉन ab माइनस सी। ये भी कितना होना चाहिए 1 इंटू 1,
क्योंकि इक्वल रूट से और एक रूट बाय ऑब्जर्वेशन 1 नजर आ रहा है, तो दोनों रूट 1 और 1 हो गए। अब दोनों रूट 1 और 1 हो गए तो देखते हैं क्या हो रहा है भाई। AC माइनस BC बराबर AB माइनस AC, तो 2AC बराबर B A प्लस C। वेरी गुड, सब वैल्यू दे रखी बेटा। तो 2AC B कितना है 36/5 इंटू A प्लस C कितना है 15, 3 और ये 2 और ये कितना हो जाएगा 18, तो AC बराबर कितना होगा 54। AC 54 आ गया बेटा, है ना। अब आपको क्या निकालना है, अरे वाह, तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर निकालना है। तो इसमें तो क्या करना है, ये तो A प्लस C का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2AC, तो A प्लस C का होल स्क्वायर किधर है भाई, ये रहा 15 का होल स्क्वायर माइनस 54 108, बस 117 आंसर आ जाएगा। ये कितना होता है 225 माइनस 108। चलिए आगे बढ़े। तो ये भी एक आसान छोटा सा सवाल। चलिए तो 2-3 छोटे सवाल आ गए, ठीक है। अब देखते हैं, तो आ गया वही, थोड़ा सा कुछ बड़ा सा दिख रहा है, क्या दे दिया, लेट द सर्किल सी टचेस द लाइन दिस, हैव द सेंटर ऑन द अपोजिट पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड कट ऑफ ए chord of length this along the line. Let H be the hyperbola whose one of foci is the center C and the length of the transfer axis is the diameter of C। ठीक है, कहने का मतलब है दो सवाल इसने मिक्स किए। ये प्रॉपर एक सर्किल का सवाल है जिसमें आपको सर्किल निकालना है और फिर उसकी इंफॉर्मेशन किस में काम में लेनी है, हाइपरबोला। तो पहले तो ये सर्किल का सवाल है ना। तो अब सर्किल का सवाल क्या है वो देखते हैं। तो सर्किल का सवाल ये है बेटा कि एक सर्किल है, ये इस लाइन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। कौन सी लाइन को टच कर रहा है, x माइनस वाई प्लस 1। इसको टच कर रहा है, ठीक है। और इस सेंटर लाइज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इसका सेंटर है, तो अल्फा कोमा 0 ले लूं, ठीक है, अल्फा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और लेंथ ऑफ कॉर्ड, इस कॉर्ड के लिए लेंथ भी दे रखी है। ओहो, कुछ कॉर्ड है भाई 2y माइनस 3x इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो दोनों देखो आसान आसान है। एक तो ये सेंटर से इस पर टच कर रहा है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी आपकी बेटा अल्फा कोमा 0 से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अल्फा प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1। अच्छा, अल्फा पॉजिटिव है तो मोड कौन से साइन के साथ खुल जाएगा, प्लस। ये तो रेडियस आ गई। दूसरा एक लेंथ ऑफ कॉर्ड का हम फॉर्मूला जानते हैं। लेंथ ऑफ कॉर्ड जो होती है वो होती है, लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला ट्वाइस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है बेटा। वो कितना दे रखा है 4/√13। तो इससे देखो बेटा आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 2 to 4/13। आर तो रेडियस होगी बेटा, तो अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पी क्या होता है, पी इस सेंटर की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो पी निकालू बेटा सेंटर की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अल्फा कोमा 0, तो अल्फा कोमा 0, तो ये तो 0 हो गया बेटा, माइनस 3 अल्फा हो गया, माइनस 1 हो गया अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा बेटा 4 + 9 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4/13। तो इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अपने पास बेटा। चलो, तो ये कितना हो गया बेटा अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 13 इक्वल्स टू कितना हो गया 4/13। चलिए ठीक है, तो 26 से इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 13 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 3 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8। तो भाई ये हो जाएगा कितना 13 अल्फा स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा बड़ा दे दिया इन्होंने, 26 अल्फा प्लस 13 और ये कितना हो जाएगा 9 माइनस के 18 अल्फा स्क्वायर
और 3 दूनी 6 और 12 है ना, अल्फा माइनस के 2 बराबर कितना हो गया 8। तो ये आ गया बेटा माइनस के 5 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, और प्लस के 14 अल्फा और 13 11 में से 8 तो प्लस का 3 बराबर 0। तो देख लीजिए एक बार इक्वेशन को, ये कुछ बन रही है कि कुछ और बन रही है, एक बार इक्वेशन क्रॉस चेक करें। ये बन रही है ना, चलो तो ठीक है, इसके तो रूट आ जाएंगे। तो एक अल्फा की पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी कितनी 3, एक नेगेटिव वैल्यू आएगी उसको रिजेक्ट कर देंगे, तो जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो अल्फा की कितनी आ जाएगी 3। तो यहाँ हमने मोटा मोटा एक सर्किल के बारे में दो चीज निकाल ली कि इस सर्किल का सेंटर कितना है। सर्किल का सेंटर जो था, ये सारी कहानी अभी सर्किल वाला सवाल हो रहा, सर्किल का सेंटर, तो सर्किल का सेंटर हो गया बेटा 3,0 और इसके डायमीटर ऑफ सी, तो लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस डायमीटर ऑफ सी, तो रेडियस कितनी आई बेटा, अगर यहाँ पे 3 में पुट कर दूंगा तो 4, तो 2√2 हो गया। तो डायमीटर ऑफ सी कितना आ जाएगा 4√2। ये दो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसने आधी कहानी बनाई थी, ठीक है, ये दो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसने आधी कहानी बनाई थी। तो अब आप चाहे तो ये नीचे वाला पोर्शन अपने किसी काम का नहीं है ना, मैं चाहूँ तो इसको रिमूव कर सकता हूँ। ये मैंने एक सर्किल का सवाल किया, इस सर्किल के सवाल में सेंटर था, टेंजेंट थी, कॉर्ड थी, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस आर और अल्फा के बीच में रिलेशन आ गया, लेंथ ऑफ कॉर्ड के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया तो कहीं ना कहीं अल्फा 3 आ गया, तो उससे मेरे पास रेडियस आ गई, तो 3,0 सेंटर आ गया, और ट्रांसफर एक्सिस लेंथ डायमीटर, डायमीटर कितना आ गया 4√2 आ गया। तो आई थिंक मुझे अब इस डायग्राम को हटा के यहाँ पे बचा हुआ सवाल कर देना चाहिए। तो चलिए मैं इस डायग्राम को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये डायग्राम अब मेरे किसी काम का नहीं है, ताकि इसी पन्ने पे मैं सवाल को कर दूंगा। चलिए, तो ये तो मैंने वो निकाल लिया बेटा अपना सर्किल वाला काम। अब हाइपरबोला के लिए सवाल कर लेते हैं अपन, छोटा सा सवाल है हाइपरबोला का। अब हाइपरबोला का एक सवाल अलग है जो हम कर लेते हैं। वन ऑफ द फोकाई, तो फोकाई कितना होता है बेटा AE, 0, तो E कितना हो जाएगा इसके लिए, एसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी, एसेंट्रिसिटी हो जाएगी 1 माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, हाइपरबोला है 1 प्लस। तो अपने पास होती है एसेंट्रिसिटी, तो 2 अल्फा E, A की जगह अल्फा है ना, तो 2 अल्फा E, वन ऑफ दी फोकाई 3,0 है, तो अल्फा E, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई भी नहीं करते हैं, अल्फा E कर देते हैं, है ना, AE, 0 होता है, तो अल्फा E तो 3 हो गया, और लेंथ ऑफ ट्रांजेक्ट एक्सिस कितनी हो जाएगी 2 अल्फा, वो कितना हो गया 4√2। ये दो जानकारी दे दी बेटा, बस तो खत्म हो गया सवाल। तो लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस 4√2 आ गई, तो अल्फा कितना आ गया बेटा 2√2। यहां से देखो E कितना आ जाएगा 3/2√2, E मतलब 1 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, 9/8 हो जाएगा, तो बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 1/8, अल्फा तुम्हारा 8 ही है, तो बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। फाइंड आउट क्या करना है बेटा, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 बीटा स्क्वायर, तो निकाल लो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 बीटा स्क्वायर, तो 2 अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर कितना हो गया 8 प्लस 3 बीटा स्क्वायर कितना हो गया 1, तो 16 17 18 19, करेक्ट है बेटा 19 आंसर। तो सवाल थोड़ा सा लंबा था, है ना, दो सवाल थे, एक सर्किल से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी, उस इंफॉर्मेशन को हाइपरबोला में काम करना था, तो कहीं ना कहीं उसने दो सवाल आपके मर्ज कर दिए, मतलब सिंगल टिकट में डबल मजा ले गया इसमें, ये देखो तो है ना, इस क्वेश्चन में सिंगल टिकट में डबल मजा है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The sum of all rational term in the expansion of this is equal to, ओहो हाँ भैया 3 का दे दिया बेटा, ये तो ट्राइनोमल है, बाइनोमल दिए, 2 टर्म की जगह कितनी टर्म दे दी 3 टर्म दे दी, और हमें क्या करना है सम ऑफ ऑल द रैशनल टर्म्स, ठीक है कोई ना, इसमें भी थोड़ा तो मजा है।
चलो तो इसकी जनरल टर्म लिखता हूँ बेटा। तो इसकी जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3 x की पावर R1 2 की पावर 1/3 की पावर R2 और 3 की पावर 1/2 की पावर R3। और साथ में कंडीशन क्या लग जाएगी बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना होना चाहिए 6, मल्टीनोमल का सवाल है। अब R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना होना चाहिए 6। अब हमें क्या चाहिए, रैशनल टर्म चाहिए बेटा। अब रैशनल टर्म कब आएगी, जब ये R2 किसका मल्टीपल हो जाए 3 का, क्योंकि रैशनल टर्म का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमेशा क्या बनना चाहिए, अंडर रूट वगैरह नहीं बनना चाहिए। रैशनल टर्म का मतलब क्या है कि आपको इरेशनल वाली टर्म नहीं बननी चाहिए। तो इरेशनल वाली टर्म कब नहीं बनेगी, आप थोड़ा सा ध्यान दें भाई, ये जो टर्म है ये R2 किसका मल्टीपल हो जाए 3 का, तो R2 3 का मल्टीपल हो सकता है, तो 3 के मल्टीपल में R2 क्या हो सकता है 0, 3 और 6। भाई कोई भी 0 से छोटा तो हो नहीं सकता और 6 से बड़ा भी नहीं हो सकता। भैया R1 R2 R3 तीनों क्या होंगे, लाई बिटवीन 0 to 6, तो ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए। चलो और देखते हैं भाई ये इंटीजर कब बनेगा, भाई ये तो इंटीजर बना बनाया ये आपका, ये इंटीजर कब बनेगा जब R3 किसका मल्टीपल हो जाएगा, R3 मल्टीपल हो जाएगा आपका बेटा 2 का, तो वो 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है, ये वैल्यू ले सकते हैं बस। तो अब तो हो गया काम, अब कौन सा बड़ा काम बचा, अभी कहानी बना देते हैं क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, अभी देखते हैं। R3 ले लूं, R2 ले लूं, R1 ले लूं। R3 ले लिया 0 और R2 भी 0, भाई दोनों 0 0 तो ये 6 हो जाएगा। तीनों का सम कितना होना चाहिए बेटा 6, तो इसका 0 फिक्स किया, तो 0 पे ये 0 तो ये 6, इसके 0 पे इसका 3 तो ये 3, इसके 0 पे इसका 6 तो ये 0, तीनों का सम भी 6 होना चाहिए ना बेटा। 0 वाला के टर्म पूरा 2, इसके 2 पे इसका 0 तो ये 4, इसके 2 पे इसका 3 तो ये 1, इसके 2 पे इसका 6 तो ये तो हो ही नहीं सकता, 6 और 2 8 हो जाएगा, तो माइनस में थोड़ी ना जाएगा। R1 R2 R3 तीनों क्या होंगे, लाई बिटवीन 0 to 6। चलो केस खत्म। इसके 4 पे इसका 0 और इसका 2 है ना, इसके फिर 4 पे इसका 3 7 नहीं बनेगा, एक केस बन जाएगा इसके 6 पे, इसके 6 पे इसका 0 इसका 0, तो ये एक केस तो खत्म हो गया बेटा, कौन सा ये वाला, ठीक लिखा गड़बड़ लिखा। ये केस हो गया, ये केस हो गया, ये वाला केस खत्म हो रहा है, ठीक है ना, ये वाला केस खत्म हो रहा है। तो 4 1 2 3 4 5 6 और 7 1 2 3 4 5 6 है, 7 केस बनेंगे बेटा इसमें, थोड़ा सा लेंदी तो हो गया लेकिन टोटल कितने केस बनेंगे 7। तो जो सम अपने से पूछा है वो सम क्या हो जाएगा बेटा, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 6, 1 की पावर तो R1 है, इसको तो छोड़ते हैं, तो R2 R3 दोनों 0 0 हो रहे हैं, तो 1 1 1 प्लस फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, और पावर में ये तो 1 है, यहाँ पे R3 की जगह आपने 0 ले लेना है और R2 की जगह कितना ले लेना है, भाई इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं 3 का, R2 की जगह कितना ले लेना है 3, R2 की जगह 3, तो ये 3 डाल देंगे तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, और R3 की जगह 0 है तो ये 1 ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 0, 1 की पावर तो 0 है ही सही, 2 की पावर कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2, और 3 की पावर 0 से 3 की पावर 0 तो 1 ही रहेगा। चलो नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, सारी टर्म में लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 6 अपॉन ये कितना बन जाएगा, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4, 1 की पावर तो 4 है बेटा, R3 R2 कितना हो गया मेरे पास R2 0, तो R2 0 तो ये 1 हो गया अगेन, और R3 मेरे पास 2 है बेटा तो 3 हो जाएगा, प्लस फैक्टोरियल 6 अपॉन
फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1, 1 की पावर 1 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। R2 की जगह 3 डालना है बेटा, तो ये 2 की पावर 1 हो जाएगा, और इसकी जगह 2 डालना है तो 3 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2, इसकी 1 की पावर 2 का कोई दिक्कत ही नहीं है। R2 की जगह 0 लेना है बेटा, तो R2 की जगह 0 ले लिया तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, और 3 की पावर 4, R3 की जगह 4 लेना है तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। और एक लास्ट टर्म बनेगी बेटा कितना, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0, और टर्म्स में डाल ही देता हूँ। 6 सिर्फ किसकी जगह डालना है, R3 की जगह 6, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। बस सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जो भी आपको कैलकुलेटेड वैल्यू दे रखे 612, तो ये आ जाएगी। तो मेन तो बेटा इसमें टर्म को देखना था, है ना। अगर आपने टर्म ये सही सही लिख ली ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और मेरे ख्याल से टर्म्स को लिखने का जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ वो सबसे सही है। आपने R2 की वैल्यू डिसाइडेड कर ली क्या क्या हो सकती है, R3 की वैल्यू डिसाइडेड कर ली क्या क्या हो सकती है, फिर बाय आपने 1 बाय 1 टेबल से ले लिया, इसको 0 पे फिक्स करके तीनों लेके देख लिए, 2 पे फिक्स करके तीनों लेके देख लिए, और R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना होना चाहिए, 6। ठीक है, थोड़ा सा लंबा पर ठीक था, हो गया सवाल। चलिए 28 में आते हैं, क्या कह रहा है, इफ द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द इक्वेशन हैज 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो क्यूबिक के 3 रियल और डिफरेंट रूट्स होते हैं, तो वो तो अपन जानते हैं कि अगर डेरिवेटिव कहाँ कहाँ पे 0 हो रहा है वो निकाल ले बस यहाँ तो डायरेक्ट कंडीशन लग जाएगी बेटा, 5x³ माइनस 15x माइनस a, एफ डैश एक्स क्या हो गया बेटा, 15x² माइनस 15 बराबर 0, x की वैल्यू 1 और माइनस 1। तो अगर क्यूबिक के 3 रियल और डिफरेंट रूट हो रहे हैं तो जहां जहां पे डेरिवेटिव 0 होगा, कहीं पे भी मान लीजिए 1 और, तो जहां जहां पे मैक्सिमम मिनिमा आएगा ये अपोजिट साइन के आएंगे बेटा, मैक्सिमम मिनिमा की जो वैल्यू होगी वो साइन में अपोजिट होगी। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि f(1) एंड f(-1) मस्ट बी अपोजिट इन साइन। जहाँ पे डेरिवेटिव 0 होता है वहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपोजिट। क्यूबिक के लिए 3 रियल और डिफरेंट रूट की अगर हम बात कर रहे हैं तो f(f)(-1) ये लेस देन 0 बस। तो f(1) कितना होगा बेटा, 5 माइनस 15 माइनस a, f(-1) कितना होगा, -5 प्लस 15 माइनस a लेस देन इज 0। तो ये तो कितना हो गया बेटा, a माइनस 10, तो इसको a प्लस 10 कर देता हूँ, इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो a माइनस 10 हो जाएगा। तो a बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा बेटा, -10 to 10। अब बस ठीक है, यही अल्फा बीटा है मेरा, तो मुझे चाहिए बीटा माइनस 2 अल्फा। ये तो छोटा ही सवाल है, बीटा तो कितना हो गया 10 और माइनस माइनस प्लस 20, 30 आ जाएगा बेटा, 30 आ रहा है, करेक्ट है। तो ये तो सीधा सा सवाल था, इसमें तो कुछ ज़्यादा अपने को जोर लगाना ही नहीं पड़ा, बिना जोर लगाए काम हो गया तो सारा। चलो तो 30 इसकी वैल्यू आ गई। चलिए लास्ट एंड फाइनल सवाल, if the area of the larger portion bounded between the curve this and this is this, then b plus c is equal to। तो पहले वाला तो सर्किल है, नजर आता है, ठीक है। दूसरा एक मोड का ग्राफ है, ठीक है भाई। तो मोड का ग्राफ है भाई, मोड x माइनस, अच्छा 5 है, 0 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो ये अपने पास सवाल है, ठीक है भाई। अब इस पे मोड बनाना है, ठीक है। ये मोड x माइनस 1 हो गया, ठीक है। 1 पे जो बनेगा ये मोड x माइनस 1 हो गया। एरिया ऑफ द लार्जर पोर्शन बाउंडेड बिटवीन द कर्व दिस एंड दिस। तो लार्जर पोर्शन मतलब ये देखना है अपने को, ये निकालना पड़ेगा ना, ये वाला जो सारा पोर्शन है ये हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। लार्जर पोर्शन ये निकालना है, ठीक है। चलो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेते हैं। तो y इक्वल्स टू, ये तो 1 से बड़े के लिए तो ये लाइन तो हो जाएगी y इक्वल्स टू x माइनस 1, और ये लाइन क्या हो जाएगी y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1। अच्छा तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लूं मैं क्या क्या आ रहा है। चलो तो देखने ही पड़ेंगे भाई क्या क्या आ रहा है।
y इक्वल्स टू एक्स माइनस वन डालूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 24, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो ये पॉइंट तो बेटा मेरा फोर वाला पॉइंट ये आएगा यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट 3 वाला आ जाएगा, -3 वाला। अच्छा, थोड़ा सा इस डायग्राम को और अच्छा बनाने की कोशिश, ये 4 पे ही ला जाते हैं इसको। चलो अब देखो, एक तरीका तो इसका ये हो सकता है कि आपको ये जो लार्जर एरिया निकालना है, तो आप ऐसा करें कि एरिया ऑफ द लार्जर पोर्शन बाउंडेड बिटवीन द कर्व दिस एंड दिस, मतलब मुझे ये पूरा पोर्शन निकालना है, तो मैं मैं ये वाला पोर्शन निकाल लूँ और उसको इस पूरे सर्किल में से क्या कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो ये पूरा सर्किल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और इसमें से ये पोर्शन में हटाऊंगा, कौन सा वाला पोर्शन, ये वाला, मैं इसको शेडेड करता हूं किसी कलर से, ये पोर्शन मुझे हटाना है। तो इस पोर्शन को मैं कैसे हटा सकता हूं, इस पोर्शन को मैं ऐसे हटाता हूं कि -3 से 4, ये पूरा एरिया, कौन सा, ये सर्किल का एरिया, तो √25 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू dx। अब लेकिन इसमें ये पूरा आएगा और मुझे सिर्फ ये हटाना है, तो ये एक तो ये ट्राइंगल का एरिया हटाऊं मैं, इसको कुछ नाम दे दूं मैं, ए बी सी और डी और ई, तो इसमें से 2 ट्राइंगल हटाने पड़ेंगे मुझे, एक तो ट्राइंगल एईडी और एक ट्राइंगल बीसीडी, और ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखो बेटा एक बार इसको, ये जो कहानी मैंने लिखी है समझ में आई कि नहीं आई, नहीं मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं इसको। भाई एक पिक्चर जो फॉर्म में बन रही है ना, वो तो ये बन रही है कि इसकी, कि ये पॉइंट मैंने निकाला है, तो मुझे ये नीचे वाला कवर्ड एरिया चाहिए बेटा, येलो के अलावा वाला जो है, तो येलो के अलावा जो एरिया है वो सारा चाहिए, तो मैंने टोटल एरिया में से ही येलो वाला एरिया हटाना चाह रहा हूँ, तो टोटल एरिया तो सर्किल का पाई आर स्क्वायर माइनस उसमें से येलो वाला एरिया, तो येलो वाला ये मेरे एरिया मैंने किससे निकाल लिया, इंटीग्रेशन से निकाल लिया, ठीक है। और फिर उसमें से मैंने ये दोनों ट्राइंगल का निकाला, तो इसमें मुझे थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, पर इस तरह के सवाल यार ज्योमेट्री से भी हो जाते हैं, थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग करने का मूड है क्या, थोड़ा, एक तो ये तरीका आपको समझ में आ ही गया होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वैल्यू आ जाएगी, इसको कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करते हैं, है ना। एक तो ये तरीका है, इससे आंसर आ ही जाएगा आपका। अब मैं थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करता हूँ, ज्योमेट्री से बिना इंटीग्रेशन के निकालने की कोशिश करता हूँ। ये किसका ग्राफ है बेटा,
मैं इस येलो वाले पोर्शन को हटाना चाहता हूं, है ना, ये येलो वाला एक पोर्शन है, समझना देखो, ठीक है। ये किसका ग्राफ बना रहा हूं मैं, y इक्वल्स टू मोड x का, किसका ग्राफ बना रहा हूं, y इक्वल्स टू मोड x। ये किसका ग्राफ बनाया, y इक्वल्स टू मोड x। और एक ग्राफ में किसका बना रहा हूं, y इक्वल्स टू मोड x प्लस 1 का, y इक्वल्स टू मोड x प्लस 1 का। तीन ग्राफ बना लिए बेटा, एक y इक्वल्स टू मोड x और एक y इक्वल्स टू मोड x प्लस, y इक्वल्स टू मोड x, y इक्वल्स टू मोड x प्लस 1 और y इक्वल्स टू मोड x माइनस 1। सारी लड़ाई इस ग्रीन वाले पोर्शन को हटाने की है। तो अब समझना मेरी बात को, ये जो पोर्शन है इधर वाला, थोड़ा और इसको मैं कलर डिफरेंस लेता हूं, ये जो पोर्शन है, ये एरिया और ये एरिया सेम होगा बेटा, उधर वाला ग्रीन इधर वाला ग्रीन, क्योंकि ये जो 1 पे बन रहा है वही -1 पे बन रहा है, तो दिस ग्रीन इज सेम एज दिस ग्रीन एरिया। और आते हैं, मैंने कहा कुछ इंटरेस्टिंग, ये जो ब्लू एरिया है, ये ब्लू एरिया और ये ब्लू एरिया सेम होगा, यस और नो। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं कि ये जो ग्रीन एरिया यहां पे था वो, या ये जो येलो एरिया था वो बेसिकली यहां पे ब्लू बन गया। ये जो येलो एरिया था वो ये इस येलो को ग्रीन करा तो ये ग्रीन हो गया, और ये ग्रीन जो ब्लू था वो इस ब्लू के बराबर है। तो फाइनली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये एरिया, दिस एरिया इज इक्वल्स टू दिस एरिया। तो इस तरह से जो कम हुआ वो इधर ऐड हो गया, तो मतलब यहां जो कम हुआ वो यहां पे क्या हो गया, ऐड हो गया। मतलब ये जो ग्रीन है मेरा, ये बेसिकली यहां पे आ गया। अब आप समझो, मुझे ये येलो एरिया ही तो हटाना था, तो टोटल सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसमें से मैं ये एरिया, तो इस एरिया की जगह बेटा मैं ये वाला एरिया हटा दूंगा। इस एरिया की जगह कौन सा एरिया हटाऊंगा, एक कलर और लाना पड़ेगा, ये पूरा वी वाला। और ये वी वाला एरिया मैं जानता हूं बेटा, हाफ आर स्क्वायर थीटा से निकाल दूंगा ना मैं इसको, तो हाफ आर स्क्वायर, रेडियस तो कितनी है 5, और थीटा कितना हो जाएगा π/2। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट बाकी है, इसमें ये वाला जो एरिया ना, ये नहीं आ रहा है बेटा येलो में, और जब मैंने ये आर स्क्वायर थीटा से किया तो ये पूरा एरिया आ गया, तो ये एरिया अभी भी बच रहा है ना, तो ये मुझे नहीं चाहिए था, तो ये मैंने हटा दिया, तो ये पूरा हट गया बेटा इसमें से। समझ में आ रही है बात, तो ये पूरा हट गया, तो ये एरिया मुझे अलग से इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो नीचे वाले पोर्शन में। तो इसको मैं अगर ऐड करूं तो हाफ बेस इंटू हाइट, 1/1 का एक स्क्वायर बन रहा है बेटा, ये दोनों डायगोनल 1/1 होंगे, ये भी 1 और ये भी 1। तो बस मेरा आंसर आ गया ये बेटा, कितना हो गया 25 पाई माइनस ये कितना हो जाएगा 25 π/4 प्लस कितना आ गया हाफ, तो ये कितना हो गया बेटा 75 π/4 प्लस हाफ। अब आप देख लीजिए किसी भी फॉर्म में 1/4 बाहर आ रहा है, तो 1/4 बाहर ले लेंगे, तो b तो कितना हो गया आपके पास 75 और c कितना हो गया 2, तो 75 प्लस 2 कितना हो जाएगा 77। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर पे जाएं तो मैंने ज्योमेट्री का यूज किया, और ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक मेंस के पेपर में उसने ये वाला एरिया हटवाया था, तो वहां तो लोगों ने इसको इससे हटा दिया, लेकिन यहां जाते ही थोड़ी सी कैलकुलेशन बिगड़ गई। लेकिन ये सेम सवाल है, हालांकि यहां थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज थोड़ा सा अच्छा बन गया, लेकिन हम एडवांस की तैयारी कर रहे हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चाहें तो इंटीग्रेशन से कर सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन आप चाहें तो इसको ज्योमेट्री से समझ सकते हैं। ये एरिया इसके इक्विवेलेंट है, ये एरिया बराबर है, तो इधर वाला येलो ये यहाँ पे आ गया, तो ये पूरा एरिया मैंने हटा दिया, लेकिन इसमें ये एक एक्स्ट्रा एरिया था, तो इसको मैंने बाद में क्या कर दिया प्लस कर दिया।
तो आपका ये आंसर आ गया 77 वाला। और आप चाहे तो इंटीग्रेशन से कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, और ये थोड़ा मतलब ये आपका एक्चुअली मेंस है और ये आपका थोड़ा सा एडवांस है। चलिए, तो इसी के साथ ये पेपर अपना पूरा हो गया, फिर मिलेंगे कभी, चलो ओके बाय। तो इन पेपरों को अच्छे से करें बेटा, और लगभग आपके अटेम्प्ट 2 में इसी तरह के पेपर आएंगे। तो अगर आप ये पेपर अच्छे से रिवाइज करते हैं, इनके कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको नेक्स्ट पेपर में आपकी परसेंटेज इंप्रूव करने का मौका, परसेंटाइल इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।